हेलो गाइज, मेरा नाम है गुलफ्शा और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पोल साइंस के फर्स्ट चैप्टर तुलनात्मक शासन और राजनीति को। गाइज, इसे शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपने माइंड को खोलकर बैठे ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको ये समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम देखिए क्या है, तुलनात्मक शासन और राजनीति। बुक का नाम है ये। इसमें हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति। तो चलेगा, जैसे शुरू करते हैं। देखिए, राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है जो हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्या है? सर्वव्यापी गतिविधि है जो हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिल जाती है। गाइस, हम लोग ना अपने आसपास राजनीति को देखते हैं। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं, आज इस पार्टी का चुनाव है, आज इस पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर दिया, या आज ये कानून बना है, आज ये नीति लागू हुई है ना। न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर हम राजनीति को देख लेते हैं, है ना। प्रारंभ से ही एक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना दूसरे राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है। शुरुआत से क्या किया जाता है, एक राजनीतिक व्यवस्था उसकी तुलना दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है। अब केजरीवाल और बीजेपी को ले लीजिए यहाँ पर, है ना, दोनों की आपस में तुलना की जा रही है। तो ये शुरुआत से ही की जाती है। देखिए, किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करने के तरीके को सामान्य तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। मान लीजिए एक राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर है और एक राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर है। इन दोनों की जो हम आपस में तुलना करते हैं ना, तुलना करते, इसको हम क्या कहेंगे? तुलनात्मक पद्धति कहेंगे। देखिए, वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य एक राजनीति समस्याओं, विषमताओं, समानताओं की जानकारी का अध्ययन है। वास्तव में आखिर ये तुलनात्मक राजनीति है, ये आखिर क्या है ना। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ देखिए क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। जो विभिन्न देश होते हैं उनके बीच में जो राजनीति होती है ना, उन राजनीति में जो समस्याएं होती है ना, जो विषमताएं होती है, यानी कि जो सभी राजनीति में अलग अलग चीजें होती है, जो समानताएं होती है कि सभी राजनीति में एक समान है, इन सभी की जानकारी, इन तीनों की जानकारी, है ना, का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या है? कोई अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देश है उनके मध्य राजनीतिक समस्याओं, विषमताओं, समानताओं की जानकारी का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, अगर हमने समस्या, विषमताओं और समानताओं का अध्ययन कर लिया तो हमने तुलनात्मक राजनीति को क्या है, समझ लिया, है ना, अच्छे से समझ लिया। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये समस्या वह विभिन्नताओं, ठीक है, समस्या व विभिन्नताओं के मिश्रण का परिप्रेक्ष्य से विकास करने का कार्य करता है। ठीक है, जो ये समस्याएं और विभिन्नताओं के जो मिश्रण, इन दोनों का जो मिश्रण है, इनका परिप्रेक्ष्य क्या करता है? विकास करने का कार्य करता है। कैसे करता है विकास करने का कार्य? अगर मान लीजिए हम तुलना नहीं करेंगे तो क्या हमें हमारी कमियां पता चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम एक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना दूसरे राजनीतिक व्यवस्था से करते हैं तो हमें हमारी कमियां, राजनीति में क्या कमी है उसका पता चलता है। अब मान लीजिए एक देश में तो राजनीति बहुत अच्छे से चल रही है और एक देश में बहुत बेकार चल रही है। भाई ऐसा क्यों, है ना। ये मान लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही है, यहाँ पर बहुत बेकार चल रही है। अब क्या किया हमने? इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करके देखा तो भाई इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इनके कानून बड़े अच्छे बने, इनकी नीतियाँ बड़ी अच्छी बनी, यहाँ का सरकार जो नेता है वो बहुत अच्छा है ना। इन्होंने कुछ अलग से योजनाएं बना रखी है। तो क्या है, इनकी जो योजना है, इन सब के कारण क्या है, ये यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर इसने देखा भाई इसकी ये चीज़ें, चलो हम भी देख लेते हैं, कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के बाद इसने इससे ये ले लिया तो क्या होगा, इसकी भी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगा। अब थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा यहाँ पर है, दोनों क्या है, स्टूडेंट है ना, दोनों क्या स्टूडेंट है। इसके तो आ जाते हैं भाई हर बार 100 नंबर और इसके आते हैं हर बार 70%। अब ये सोचता है बेचारा कि भाई मेरे तो हमेशा 70 नंबर आते हैं, इसके 100 आते हैं, तो एक बार हम तुलना कर लेते हैं इन दोनों की, भाई क्या क्या आता है। तो भाई थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना इस बच्चे में कि 100 नंबर कैसे लेकर आ पा रहा है। तो हम इसकी ना
व्यवस्था देखेंगे, किस प्रकार से पढ़ता है ये, है ना, किस प्रकार से लिखता है एग्जाम में, है ना, कितने घंटे पढ़ता है ना। अब इन दोनों की तुलना कर दे। अब इस बच्चे ने देखा भाई इसका तो पता चल गया भाई कैसे कैसे ये करता है। अब अगली बार जब इसने एग्जाम दिया तो क्या हुआ, इसके 70 से कितने नंबर आ गए, सीधा 100 आ गए भाई। तो इसका क्या हुआ, वो 30% का विकास ही तो हुआ इसका। जब हम किसी की तुलना करते हैं ना गाइस, तो उससे क्या होता है कि हम विकास की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं विकास की ओर। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन से क्या होता है, विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तुलनात्मक राजनीति हमारे समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति ओब्वियसली ठीक है, समानताओं का भी अध्ययन करता है, विभिन्नताओं का भी अध्ययन करता है, और इसके द्वारा राज्य के विकास का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि विश्व की सरकार और उनकी क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से उनका प्रचलन हो रहा है, किस प्रकार से उनकी सरकारें चल रही है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का सिद्धांत ये क्या स्पष्ट करता है, ये स्पष्ट करता है कि विश्व की जो सरकारें हैं और उनकी क्या परिस्थितियां है ना, किस प्रकार से वो प्रचलन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी सरकारें चला रहे हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, पहला इसके अंतर्गत हम क्या क्या, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम क्या किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, मेनली ये है ना, राज्य के कार्य, राज्य में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ठीक है ना, संगठन, किस प्रकार का संगठन बने, नीति, कौन कौन सी नीतियां लागू की जा रही है, और दबाव समूह। अब दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह मान लीजिए ऐसा समूह जो दबाव बना सके, है ना। अब मान लीजिए किसान आंदोलन जो हुआ था अभी हमारा, तो उन समूहों ने क्या करा था, सरकार के ऊपर दबाव बनाया था एक तरीके से कि आप अपने बिल को वापस लीजिए। तो उसको हम एक तरफ से दबाव समूह कहेंगे। यूनियंस होती है बहुत सारी, है ना, जब क्या बोलते उसको, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या लगता है हमें वो चीज़ गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, बट शांतिपूर्ण, बिना लड़ाई झगड़े किए अपनी बात रखना, है ना। तो यही होता है हमारा दबाव समूह। अब आगे देखते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र में तुलना पद्धति का जो प्रयोग है वो बहुत प्राचीन है। ठीक है, अभी क्या हमको क्या लगता है कि तुलनात्मक राजनीति जो है ना ये अभी की है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये जो तुलनात्मक राजनीति है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर हम बात करें विद्वानों की तो अरस्तु, पोलिबियस, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, सर हेनरी मैन और फाइनर की, तो इन सभी विद्वानों ने अपने समय में ही तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति आज की देन है। तुलनात्मक राजनीति जो है ना ये बहुत पुरानी है, ये कब की है, अरस्तु के टाइम की है। ठीक है, और ये जितने भी यहाँ पर विद्वान दिख रहे हैं ना, इन्होंने अपने ही टाइम में तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तुलना करनी शुरू कर दी थी आपस में। उदाहरण के तौर पे हम समझते, देखिए यहाँ पर जो अरस्तु को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, अपने समय में 158 कितने देशों का, 158 देशों के संविधान की तुलनात्मक अध्ययन किया, है ना। 158 देशों का संविधान लिया, सभी संविधानों को अच्छे से पढ़ा, है ना। उन सभी संविधानों के आपस में क्या क्या तुलना की, तुलनात्मक अध्ययन करके क्या क्या इन्होंने सर्वोत्तम संविधान की खोज का निष्कर्ष निकाला। ठीक है, मोंटेस्क्यू की बात करें तो हम, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस का संविधान लिया। किसका संविधान लिया, ब्रिटेन का संविधान लिया और फ्रांस का संविधान लिया, है ना। लेकर संविधान की तुलना करके इन्होंने क्या प्रतिपादन, क्या निष्कर्ष निकाला है कि शक्ति के सिद्धांत का इन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं किन किन ने दी है। देखिए, इनको हम थोड़ा ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इनमें बदलाव कर देना तो फिर वो उनकी परिभाषा ही नहीं रहेगी। तो इसको बस हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए, जिन वैलेंट। ठीक है, राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकार का अध्ययन है, और इन्होंने इसमें 3 बातों को महत्वपूर्ण
माना है। ये क्या कहते हैं कि राजनीति जो है ना वर्तमान आज के समय में क्या है, विभिन्न जितनी भी सरकारें हैं इनका अध्ययन करना है, ठीक है। और इन्होंने इसमें 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया है। नॉर्मली वर्तमान समय में विभिन्न सरकारों का अध्ययन करना हमारी तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है। देखिए विभिन्न देशों, इन्होंने क्या बात बताई है, 3 पॉइंट रखे इन्होंने, अपने मत रखे 3। विभिन्न देशों की विधानपालिका, न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक दल का अध्ययन करना चाहिए, चुनाव प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए, दबाव समूह का अध्ययन करना चाहिए और राजनीतिक आचरण का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और कानून किस प्रकार के कानून बने इनका भी अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एडवर्ड ए फ्रीमैन, इन्होंने क्या कहा है, एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में लिखा है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। जो तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीतिक संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है, ठीक है। इनमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। बस आप अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राय सी मैड्रिडिस के अनुसार इन्होंने क्या क्या है, हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों, राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ये बोलते कि हेरोडेस तथा अरस्तु जो ये थे, इनके समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही है। इनमें जो जितनी भी विविधताएं ना ये जीवंत है, ठीक है, जीवंत हैं। और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इन जितनी भी ये विविधताएं है ना, इनमें हम समान चीज़ों की छानबीन करेंगे और उनको तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहेंगे, ठीक है। इनका ये मानना था जितनी भी विविधताएं हैं इसमें से हम समान चीज़ों को, समान तत्वों को ढूंढेंगे, उनकी छानबीन करेंगे और छानबीन करके हम उसको क्या नाम दे देंगे, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कह देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एम कार्टिस के अनुसार ये क्या कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं, ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जो नियमितताएं हैं ना और समानताएं और असमानता, इनका तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है, जिसे हम तुलनात्मक राजनीति कहेंगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। देखिए लासवेल के अनुसार ये क्या कहते हैं, तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही है, सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति की विधि है। इनका नॉर्मल सा कहना है, ये कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति जो है ना वो वैज्ञानिक पद्धति, मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी तरह ही सामान्य है। नियमों की खोज है कि ये नियम बना देते हैं और उनकी खोज है कि लक्ष्य की प्राप्ति की विधि है। नॉर्मली जो वैज्ञानिक खोजते हैं ना, नई चीज़ों को खोजते हैं, तो ये भी तुलनात्मक पद्धति को वही चीज़ मानते हैं। तो अब देखते हैं इसकी प्रकृति हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अच्छी ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं बना दूंगी। सिलेबस से रिलेटेड, लाइक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बस कह देना, मैं बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।